चलिए जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सोशल मीडिया और साइबर अपराध पर निगरानी तेज कर दी गई है। आर्थिक अपराध इकाई की सोशल मीडिया पेट्रोलिंग यूनिट ने जनवरी से जुलाई तक 432 आपत्तिजनक पोस्ट चिन्हित किए, जिनमें से 15 पर एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं 115 फर्जी प्रोफाइल और पोस्ट हटाए गए हैं और 288 मामलों की जांच चल रही है। आपको बता दें कि अधिकांश पोस्ट धार्मिक, सांप्रदायिक और निजी टिप्पणियों से जुड़े थे। एआई के जरिए चरित्र हनन वाले मामलों पर भी त्वरित कार्रवाई की गई। वहीं साइबर ठगी के 4622 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 250 करोड़ होल्ड किए गए हैं। वहीं 57.52 करोड़ वापस कराए गए और 4.51 करोड़ की रिफंड दी गई है। अब तक 1335 मामलों का निपटारा भी हुआ है। वहीं 145 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं 5131 मोबाइल नंबर और 3960 IMEI ब्लॉक किए गए हैं। यह कार्रवाई राज्य में चुनाव से पहले अफवाहों और ठगी को रोक लगाने के लिए की जा रही है। बिहार में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए हैं और मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर सिवान, सारण, सीतामढ़ी समेत 12 जिलों में अगले कुछ घंटों में तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। वहीं विभाग का कहना है कि 27 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दाब क्षेत्र से 28 या 29 अगस्त तक मानसून फिर से सक्रिय होगा, जिससे दक्षिणी और पूर्वी जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। लगातार 4 दिनों की बारिश से पटना जिले के धनरूआ प्रखंड की 5 नदियां उफान पर है, जिससे 1600 एकड़ धान की फसल डूब गई है और कई गाँव में पानी भी भर गया है। वहीं फाल्गु नदी के उफान से करुआ, भुतही और मैतान नदी का पानी दर्जनों गाँव में घुस गया है, जिससे लोगों का आवागमन ठप गया है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 27 अगस्त को पटना में महाराष्ट्र मंडल द्वारा गणेश चतुर्थी का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस बार पंडाल ऑपरेशन सिंदूर थीम पर 40 फीट ऊंचा बनाया जा रहा है और मुंबई से भगवान गणेश की 6 फीट ऊंची प्रतिमा लाई जा रही है, जो लाल बाग के राजा की प्रकृति होगी। पूजा के दिन 10 टन फूलों से सजावट होगी, जो बंगाल, बेंगलोर और मुंबई से मंगाए जा रहे हैं। भगवान गणेश को 35 लाख रुपए का सोने का मुकुट भी पहनाया जाएगा, जिसमें 350 ग्राम सोना और बीच में 6 कैरेट का हीरा जड़ा होगा। इसके साथ ही सोने, चांदी और पत्थरों के गहने से उनका श्रृंगार होगा। आयोजन के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्यपाल को आमंत्रण भेजा गया है। कारीगर पंडाल और सजावट की तैयारी में जुटे हुए हैं, जिससे पूरे पटना में उत्सव का माहौल बनने लगा है। पटना जिले में डायल 112 की सेवा कल से पूरी तरह बंद है, क्योंकि सभी चालक अपनी मांगों को लेकर 2 दिन की हड़ताल पर गए हैं। जिले में करीब 124 गाड़ियां और 400 से ज्यादा चालक हैं, जो वेतन और सुविधाओं की कमी से नाराज है। संगठन के अध्यक्ष चंदन कुमार और उपाध्यक्ष धीरज कुमार यादव ने बताया कि उनकी बहाली 25,000 रुपये पर हुई थी, लेकिन अब तक केवल 750 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। बहाली के समय छुट्टी, बीमा, साप्ताहिक अवकाश और घर से 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में ड्यूटी का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इनमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। वहीं महिला चालकों से 12-12 घंटे की ड्यूटी कराई जा रही है और कई बार उन्हें बच्चों को गोद में लेकर ड्यूटी करनी पड़ती है। त्योहार में बढ़ते यात्राओं की भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। यह ट्रेनें 25 अगस्त से 29 नवंबर तक प्रतिदिन चलेगी, लेकिन रविवार को नहीं चलेगी। रेलवे का मानना है कि दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ जैसे पर्वों पर बिहार से आने जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है, जिसके कारण नियमित ट्रेन में भारी दबाव रहता है। इन पूजा स्पेशल ट्रेनों से हजारों यात्रियों को सुविधा मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन ट्रेनों का संचालन बक्सर से किऊल और दानापुर से झाझा के बीच किया जाएगा। बिहार में अब डाक पहुंचाने में देरी और गलत पते की समस्या खत्म होने जा रही है। डाक विभाग राज्य के हर घर को एक डिजिपिन यानी कि डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर देने की तैयारी कर रहा है। यह 10 अंकों का यूनिक डिजिटल कोड होगा, जो किसी भी स्थान की 4 मीटर के दायरे तक सटीक पहचान देगा। इससे डाकिया अपने मोबाइल से घरों की लाइव लोकेशन देखकर पत्र या पार्सल आसानी से पहुंच सकेगा। डाक विभाग के बिहार सर्कल ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में बड़ी मैपिंग की है और अब तक 1 करोड़ से अधिक गली मोहल्लों की जियो मैपिंग पूरी हो चुकी है। डिजिपिन को IIT हैदराबाद और इसरो के NRSP की मदद से तैयार किया गया है। इस योजना से हर नागरिक को स्थायी और डिजिटल पता मिलेगा, जिससे डाक सेवा तेज और विश्वसनीय होगा। यह व्यवस्था लागू होने के बाद गलत पते, देरी और गुम डाक की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी।
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए बिहार के 3 शिक्षकों का चयन हुआ है। इनमें किशनगंज के प्राथमिक विद्यालय सोहागी की प्रधान शिक्षिका कुमारी निधि, सुपौल जिले के ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय त्रिवेणीगंज के शिक्षक दिलीप कुमार और नालंदा सैनिक स्कूल के शिक्षक डॉक्टर प्रमोद कुमार शामिल है। देश भर से कुल 45 शिक्षकों को इस बार यह सम्मान मिलेगा और 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति इन्हें पुरस्कार प्रदान करेंगे। खास बात यह है कि बिहार से इस बार एक महिला शिक्षिका को भी सम्मान पाने जा रही है। इन शिक्षकों को उनके शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, छात्रों के सर्वांगीण विकास और नवाचार पूर्ण प्रयासों के लिए चुना गया है। 1 सितंबर से चांदी के आभूषण पर भी अब 6 डिजिट का हॉलमार्क यूनिक आईडी कोड अनिवार्य हो जाएगा, जिससे उसकी शुद्धता और जांच केंद्र की पूरी जानकारी मिलेगी। पहले चांदी पर हॉल मार्किंग होती थी, लेकिन उनमें यह कोड नहीं होता था। सरकार का यह कदम त्योहार से पहले ग्राहकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि इससे मिलावट और नकली आभूषण की बिक्री पर रोक लगेगी। चांदी की शुद्धता के लिए 800, 835, 900, 925 और 970 समेत 6 ग्रेड तय किए गए हैं। हर हॉलमार्क वाले आभूषण पर BIS का लोगो, शुद्धता का अंग और पंजीकरण नंबर अंकित रहेगा। हालांकि इससे कीमतें थोड़ी बढ़ सकती है। जैसा जो पायल पहने 800 रुपये की मिलती तो वह अब लगभग 1000 रुपये से ऊपर की होगी। पूरे बिहार में अभी केवल पटना में 2 हॉलमार्किंग सेंटर है, लेकिन लागत घटने और नियम अनिवार्य होने के बाद इनकी संख्या बढ़ने की संभावना है। मधुबनी जिले के झंझारपुर में बन रहा नया मेडिकल कॉलेज अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है और इसके निर्माण कार्य में कुछ समय और लगेगा। इसका उद्घाटन सितंबर में करने की योजना है, लेकिन पहले चरण में केवल OPD और कुछ विभाग ही शुरू किए जाएंगे। यह परियोजना लगभग 500 करोड़ रुपए की है और इसमें 500 बेड वाला बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है। काम तेजी से चल रहा है, लेकिन तय समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। दरअसल इस मेडिकल कॉलेज की घोषणा 2020 में हुई थी और सरकार ने इसे 2023 तक चालू करने का लक्ष्य रखा था, जो पूरा नहीं हो सका। अब इसकी समय सीमा बढ़ाकर सितंबर 2025 कर दी गई है। इस कॉलेज के शुरू होने से मधुबनी और आसपास के जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी और मरीजों के इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। पटना में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि सरकार उनकी जमीन जबरन ले रही है और मुआवजा 2014 की दर पर दिया जा रहा है, जबकि 2025 की मौजूदा बाजार दर के अनुसार भुगतान होना चाहिए। बक्सर सांसद और किसान नेता सुधाकर सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान बुद्धा पार्क से मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करने निकले, लेकिन पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। आक्रोशित किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद भारी पुलिस बल और वाटर कैनन तैनात किए गए। किसानों का कहना है कि भारतमाला परियोजना और बक्सर के चौसा पावर प्लांट के लिए उनकी जमीनें ली जा रही है, लेकिन उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक वास्तविक बाजार दर पर मुआवजा नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने इसे अपने साथ सीधा अन्याय बताया है। बिहार के पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग छात्रों के लिए अगले सत्र से एक नया छात्र शिक्षक एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राएं 1 माह के लिए देश के अन्य राज्यों के संस्थान में पढ़ाई करने जाएंगे और वहीं के छात्र शिक्षक बिहार आकर यहाँ की पढ़ाई और संस्कृति को समझेंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है और इसके लिए देश भर के संस्थानों से संपर्क करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। विभाग एक नियमावली तैयार कर रहा है, जिसमें छात्रों के रहने, खाने, पढ़ाई और अन्य खर्चे की पूरी व्यवस्था होगी। साथ ही बाहर से आने वाले छात्रों को बिहार की सभ्यता और संस्कृति से परिचित कराने के लिए पर्यटन की भी व्यवस्था ले जाएगी। इस योजना का मकसद छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य राज्यों की शिक्षा व्यवस्था और जीवन शैली का अनुभव दिलाना है। सोन नदी पर बन रहा पंडुका पुल एक बार फिर से सुर्खियों में है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने 1.5 किलोमीटर लंबे इस 2 लेन वाले पुल के निर्माण के लिए 155 करोड़ रुपए की लागत से नया टेंडर जारी किया है, जिसका काम दिल्ली के BK गुप्ता कंपनी को मिला है। पहले यह काम ब्रजेश अग्रवाल कंपनी को 144 करोड़ में सौंपा गया था, लेकिन मई 2023 में पिलरों में दरार और तकनीकी खामियां मिलने पर कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर जुर्माना लगाया गया था। अब IIT की जांच और नए डिजाइन के आधार पर दोबारा काम शुरू होगा। 41 में 33 पिलर पहले ही बन चुके हैं और शेष कार्य 30 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है। यह पुल रोहतास के नौटा से झारखंड के गढ़वा से जुड़ेगा और यात्रा दूरी 150 किलोमीटर से घटाकर महज 2 से 3 किलोमीटर रह जाएगी। पुल बनने से बिहार, झारखंड, यूपी और छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी सुधरेगी और लगभग 50 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
बिहार सरकार ने राज्य के 534 प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम बनाने की योजना शुरू की है, जिसके तहत अब तक 257 प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। खेल विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 40 प्रखंडों में काम अंतिम चरण में है और 29 प्रखंडों में निर्माण की शुरुआत होना बाकी है। विभाग ने निर्देश दिया है कि जहां काम रुका हुआ है उसे जल्द पूरा कराया जाए। इन स्टेडियमों में एथलेटिक ट्रैक, फुटबॉल ग्राउंड, कबड्डी और वॉलीबॉल कोर्ट के साथ हॉकी मैदान की भी सुविधा होगी। साथ ही खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इस पहल से ग्रामीण और कस्बाई स्तर पर ही खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग उपलब्ध हो सकेगी, जिससे उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना बिहार के खिलाड़ियों के लिए सुनहरा मौका साबित होगी और राज्य में खेलों का मजबूत इकोसिस्टम तैयार होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्यवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। भारतीय रेलवे ने देश की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को पटना से चलाने की तैयारी कर रहा है। यह ट्रेन दिल्ली पटना रूट पर चलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने इसे हरी झंडी दिखाएंगे। इसका ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और फिलहाल यह दिल्ली के सकूर बस्ती शेड में खड़ी है। ट्रेन में थर्ड एसी, सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी स्लीपर कोच होंगे, जिनका इंटीरियर लग्जरी बसों और हवाई जहाज़ों जैसा होगा। वहीं सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, ऑटोमेटिक डोर और आधुनिक फायर सेफ्टी सिस्टम लगाए गए हैं। वहीं बाथरूम भी प्रीमियम डिजाइन में होंगे। इसमें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और प्रीमियम कैटरिंग सेवाएं शामिल है। राजधानी एक्सप्रेस की तुलना में इसका किराया 10 से 15% ज़्यादा हो सकता है और इसमें डायनेमिक फेयर सिस्टम लागू होगा। यह ट्रेन यात्रियों की भीड़ कम करने और बेहतर सुविधा देने में मदद करेगी। मधुबनी में तैनात और सीतामढ़ी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय पर मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। 21-22 अगस्त की रात ईओयू की टीम ने उनके घर छापेमारी की थी, जिसके दौरान उनकी पत्नी बबली राय ने अधिकारियों को देर रात तक गेट पर रोके रखा और बाद में नोटों को जलाया था। अब बबली राय की भी गिरफ्तारी कभी हो सकती है। अभियंता को सोमवार को रिमांड पर लेने की तैयारी, ताकि उनसे और जानकारी जुटाई जा सके। प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने जिला के अभियंताओं और ठेकेदारों के बीच गठजोड़ का खुलासा किया है। इसके बाद ईओयू की टीम समस्तीपुर और उनके पदस्थापन स्थल पर जांच कर रही है। वहीं अभियंता की भारी संपत्ति को देखकर ईडी और आयकर विभाग भी सक्रिय हो गया है। उनके बैंक और टैक्स दस्तावेज की पड़ताल होगी, ताकि टैक्स चोरी और अवैध संपत्ति की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके।